नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हॉरर टॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें चुड़ैल, भूत, प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर दिन हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मदन है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। 20 साल से ज्यादा हो गए मुझे इस गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठते बैठते। पूरे हिंदुस्तान की सड़कें छान मारी हैं मैंने। पहाड़, घाट, रेगिस्तान, गांव और शहर, ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां मेरे ट्रक के पहिए न पहुंचे हों। लेकिन इन सब रास्तों में सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं रात की सुनसान सड़कें। और एक रात ऐसी ही एक सड़क पर मैंने वो देखा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात मैं और मेरा खलासी मनीष राजस्थान के एक दूर दराज इलाके से माल लेकर उत्तर प्रदेश की ओर निकल रहे थे। सितंबर का महीना था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी। सड़क जगह जगह टूटी फूटी थी और दोनों तरफ घने जंगल पसरे हुए थे। पेड़ों की परछाइयां ट्रक की हेडलाइट्स में अजीब सी शक्लें बना रही थी। मनीष उस वक्त सीट पर ऊँघ रहा था और मैं गाड़ी संभाले हुए था। घड़ी ने करीब 12:15 बजाए होंगे जब अचानक मैंने देखा कि आगे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा है। पहले लगा कोई राहगीर होगा, लेकिन रात के उस सन्नाटे में वहां इंसान का होना ही अजीब था। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक धीरे धीरे रुका। हेडलाइट की तेज रोशनी में जो दिखाई दिया, उसने मेरी सांस रोक दी। वो एक औरत थी। लंबे खुले बाल, पूरी तरह भीगे हुए और सफेद साड़ी लटकती हुई। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे किसी शिकारी की नजर शिकार पर टिकी हो। मनीष अचानक जागा और उसने भी उसे देखा। वो घबराकर बोला, भैया ये क्या है? इतनी रात को सड़क के बीच में औरत। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। ट्रक की हेडलाइट्स में उसकी परछाई हिल नहीं रही थी, जैसे वो जमीन से चिपकी हो। और तभी उस औरत ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। होंठ कान तक खींच गए थे और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मनीष ने डर के मारे मेरी बांह पकड़ ली। भैया ये चुड़ैल है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने एक गहरी सांस ली और गियर डाला। मन में सोचा कि बस गाड़ी निकाल लो और निकल जाओ यहां से। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो औरत अचानक सड़क से गायब हो गई। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क खाली थी, लेकिन तभी ट्रक की छत पर कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। धमाक खक से पूरा ट्रक हिल गया। मनीष चिल्लाया, भैया ऊपर कोई है। मेरा दिल धड़कने छोड़ने लगा। मैंने शीशे से ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ नजर नहीं आया। इंजन की घर्र घर्र आवाज और उस धमाके की गूंज मेरे कानों में बार बार बज रही थी। और फिर उस औरत की हंसी, हाँ वही हंसी जो इंसानी नहीं थी, वो सीधे ट्रक की छत से आ रही थी। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह सफर सामान्य नहीं होने वाला है। ट्रक सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था। खलासी मनीष मेरी बगल में पसीने से तर था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, जैसे उसने अपनी मौत सामने देख ली हो। ट्रक के ऊपर कोई था और वो कोई इंसान नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और एकदम जोर से हॉर्न बजाया। रात के सन्नाटे में ट्रक का तेज हॉर्न गूंजा और सड़क के दोनों तरफ के जंगलों में गूंज फैल गई। मुझे उम्मीद थी कि शायद इससे ऊपर बैठा जो भी है वो भाग जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हॉर्न बजते ही छत पर कुछ ने जोर जोर से दौड़ना शुरू कर दिया। लकड़ी के डाले जैसे चरमराए धातु की छत दबी जा रही थी और उस आवाज में एक अनजाना खौफ था। मनीष कांपती आवाज में बोला, भैया ये हमसे खेल रही है, ये हमें छोड़ने वाली नहीं। मैंने अपनी नजरें सामने की सड़क पर टिकाई। हेडलाइट्स दूर तक रोशनी फेंक रही थी, लेकिन सड़क अब और भी सुनसान लग रही थी। दूर दूर तक कोई इंसानी आहट नहीं थी। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा याद करना शुरू किया। सोच रहा था कि बस किसी तरह यह सफर खत्म हो जाए। लेकिन तभी ट्रक के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया।
खिड़कियां बंद थीं, फिर भी ऐसा लगा जैसे बर्फीली हवा सीधे हमारी गर्दनों पर फूंकी गई हो। मनीष ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई, भैया पीछे बैठी है वो। मैंने झटके से रियर व्यू मिरर देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रक की खाली बॉडी में जहां माल रखा था वहां एक परछाई बैठी थी। उसका चेहरा फिर भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल बेतरतीब फैले थे और उसकी आंखें अंधेरे में जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मुस्कुराई। वही मुस्कान, वही असंभव, इंसान से परे खींचती हुई मुस्कान। मैंने घबराकर गियर बदला और ट्रक की स्पीड तेज कर दी। इंजन दहाड़ता हुआ आगे भागा, लेकिन वो औरत हिली तक नहीं, जैसे वो ट्रक से बंध चुकी हो। अब वो धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लग रहा था मानो हवा गा रही हो, लेकिन वो धुन किसी लोरी जैसी थी और उस लोरी में एक डर छिपा था। मेरी पलकें भारी होने लगी। मनीष ने मेरा कंधा पकड़कर झकझोरा, भैया नींद मत लाइए, ये तो अपनी तरफ खींच रही है। मुझे सच में लग रहा था कि मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारा खून खींच लिया हो। लेकिन मनीष के झकझोरने से मैं फिर होश में आया। मैंने दांत भींचकर खुद को संभाला और चिल्लाया, बोल बजरंग बली की जय। जैसे ही मैंने ये कहा, पीछे बैठी परछाई अचानक खड़ी हो गई। उसकी लंबाई इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसने गाड़ी की छत पर अपना सिर दे मारा और पूरा ट्रक झटका खा गया। मनीष चीखने लगा, ये हमें पलट देगी भैया, गाड़ी रोक दो। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब जिद जाग चुकी थी। मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, इस रास्ते से निकल कर ही रहूंगा। सड़क अब जंगल के और भी अंदर जाती जा रही थी। दाएं बाएं अंधेरे में झींगुरों की आवाजें, कहीं कहीं उल्लू की चीख और बीच बीच में उस चुड़ैल की हंसी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगी, पहले हल्की हल्की, फिर तेजी से, जैसे किसी ने बिजली का कनेक्शन काट दिया हो, और फिर पूरी तरह अंधेरा। ट्रक अब बिल्कुल ब्लैकआउट में दौड़ रहा था। सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ इंजन की घर्र घर्र और हमारे दिल की धड़कनों की आवाज। और तभी वो सामने आ गई। हाँ, वही औरत, इस बार सीधा सड़क के बीचों बीच। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? अभी तो वो हमारे ट्रक की बॉडी के अंदर थी और अब अचानक सामने। मैंने ब्रेक मारे, ट्रक चीखते हुए रुका, धूल उड़कर पूरे शीशे पर जम गई। हेडलाइट्स वापस जल उठी और सड़क खाली थी। लेकिन मनीष मेरे कान में कांपती आवाज में बोला, भैया वो अब हमारे अंदर है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूख गए थे, और तभी मैंने महसूस किया ट्रक की कैबिन के अंदर किसी और की सांसें चल रही थी। ठंडी बर्फ जैसी सांसें जो हमारे गले के पीछे से गुजर रही थी। ट्रक के इंजन की आवाज लगातार गूंज रही थी, लेकिन उस आवाज के बीच मुझे एक और सांस सुनाई दे रही थी। धीमी लंबी ठंडी सांसें, जैसे कोई अंधेरे कोनों में छुपकर बैठा हो और हमें देख रहा हो। मैंने हिम्मत करके कैबिन के शीशे में देखा। सबसे पहले तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन अगले ही पल पीछे की सीट पर बैठी एक परछाई साफ नजर आई। लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढंके हुए थे। उसके हाथ घुटनों पर रखे थे और वो धीरे धीरे सिर हिला रही थी, जैसे कोई बच्चा लोरी सुनते सुनते झूम रहा हो। मनीष ने कांपती आवाज में मुझे पकड़ा, भैया गाड़ी रोक दो, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं ट्रक रोकूंगा तो यही वो पल होगा जब हम खत्म हो जाएंगे। मैंने गाड़ी और तेज कर दी, पहिए सड़क पर चरमराने लगे। तभी वो परछाई धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई। उसके बाल पूरे चेहरे पर लटक गए और उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी हो गई, इतनी टेढ़ी कि हड्डियों के छटकने की आवाज कैबिन में गूंज उठी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और पहली बार उसका चेहरा साफ दिखा। दोस्तों, मैं आज भी उस चेहरे को याद करके नींद में चीख उठता हूं। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के, होंठ फटे हुए जैसे सालों से खून पीने के बाद सूख गए हों। और सबसे डरावना था उसका मुंह, जो धीरे धीरे खुलता चला गया, इतना खुला कि मानो पूरा सिर ही दो हिस्सों में बंट जाए। वो मुंह खोलते हुए एक आवाज निकाल रही थी, जैसे लोहे पर किसी ने नाखून रगड़े हों। मनीष ने दोनों हाथ जोड़ लिए और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। लेकिन वो चुड़ैल अचानक झुककर उसके कान के पास आई
और फुसफुसाई, मंत्र से कोई नहीं बचा सकता। उसकी आवाज, दोस्तों, वो इंसानी आवाज नहीं थी जैसे कई औरतें एक साथ बोल रही हों। मनीष चीख कर पीछे हटने लगा और उसका सिर कैबिन की दीवार से टकरा गया। वो बेहोश होकर सीट पर गिर पड़ा। अब मैं अकेला था, सामने सड़क और बगल में वो चुड़ैल। उसने धीरे धीरे अपना ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा। दोस्तों, वो छूना इंसान का छूना नहीं था, जैसे बर्फ सीधी नसों में दौड़ गई हो। मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया, हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। वो झुककर मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आई। उसके होंठों से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी। उसने मेरी आंखों में झांका और बोली, तुम मुझे देख सकते हो, इसका मतलब है अब तुम मेरे हो। इतना कहते ही उसने जोर से चिल्लाया। कैबिन के शीशे छटकने लगे, हेडलाइट्स बार बार बुझने और जलने लगी। मैंने पूरी ताकत जुटाकर स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक सड़क से फिसलकर किनारे की तरफ चला गया। ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रक धड़धड़ाता हुआ जंगल की तरफ घुस गया। शाखाएं ट्रक की बॉडी से टकराने लगी। अंदर मैं और मनीष जैसे खिलौने की तरह इधर उधर उछल रहे थे, और वो चुड़ैल अब हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। अचानक ट्रक जोर से धड़ाम हुआ और रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा, इंजन बंद। मैंने डरते डरते नजर उठाई। कैबिन खाली थी, वो चुड़ैल कहीं नहीं थी। मैंने पीछे देखा, मनीष बेहोश पड़ा था, लेकिन तभी बाहर जंगल से वही गुनगुनाहट आई, वही अजीब सी लोरी जो उसने पहले गुनगुनाई थी, और मुझे एहसास हुआ कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मैंने कांपते हाथों से मनीष को जगाने की कोशिश की। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और माथे से खून बह रहा था। मैंने उसे झकझोर कर कहा, मनीष उठ, चल यहां से निकलना होगा, लेकिन वो बेहोश ही रहा। इतने में बाहर से फिर वही गुनगुनाहट सुनाई दी, वही लोरी जैसी अजीब धुन, लेकिन इस बार और करीब। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत ट्रक के बिल्कुल पास खड़ी होकर गा रही हो। मैंने धीरे से खिड़की से बाहर झांका। सड़क का नामो निशान नहीं था, बस घना जंगल। हेडलाइट टूट चुकी थी। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि कुछ फीट से आगे दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन उसी अंधेरे में एक सफेद आकृति झिलमिला रही थी। वो वही औरत थी, लंबा कद, खुले बाल और सफेद साड़ी, जो जमीन को छूती हुई खून से भीग चुकी थी। वो धीरे धीरे ट्रक के चारों तरफ घूमने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रही हो। बस उसकी गुनगुनाहट हवा में गूंज रही थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि अगर यहीं बैठा रह गया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। मुझे ट्रक से बाहर निकलना होगा। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। उसकी चरमराहट रात के सन्नाटे में बिजली जैसी गूंज उठी। मैं पांव बाहर रखते ही ठिठक गया। जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी, जबकि सितंबर की रात इतनी ठंडी नहीं हो सकती थी। मेरे पैरों में झनझनाहट होने लगी। मैं ट्रक से बाहर उतरा और इधर उधर देखने लगा, और तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, मदन। दोस्तों, वो आवाज मनीष की थी। मैं पलटा। ट्रक के अंदर मनीष अब होश में बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस चुड़ैल की। वो हंसते हुए बोला, भागोगे कहां? अब तो तुम हमारे हो। मेरा खून जम गया। ये मेरा खल्लासी मनीष नहीं था, ये उसकी शक्ल में कुछ और था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी ट्रक की बॉडी के पीछे से वही औरत निकलकर सामने आई। अब वो और पास आ गई थी। उसका चेहरा पूरा साफ दिखाई दे रहा था। चेहरा झुलसा हुआ था, जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। होंठ झलकर काले पड़ चुके थे और आंखें सिर्फ सफेद खोखले गड्ढों जैसी। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी और अपनी लंबी उंगलियां मेरे गाल पर फिराने लगी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे जैसे कई आए, कोई वापस नहीं गया। उसके इतना कहते ही पूरा जंगल अचानक बदल गया। पेड़ टेढ़े मेढ़े होकर खून टपकाने लगे। जमीन दलदल जैसी हो गई, जिसमें से सड़े हुए हाथ बाहर निकलकर मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगे। हवा में अब सड़ांत की गंध भर गई थी और हर दिशा से चीखों की आवाज आने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जय बजरंगबली चिल्लाया। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और अचानक सब कुछ गायब हो गया। मैंने आंखें खोली। मैं अब भी ट्रक के पास खड़ा था।
जंगल वैसा ही शांत था, लेकिन न चुड़ैल, न खून से लथपथ पेड़, न कोई हाथ। बस एक चीज बदल चुकी थी। मनीष अब गायब था। ट्रक खाली पड़ा था। मैंने पूरी ताकत से उसे आवाज दी, मनीष, ओ मनीष, कहाँ है रे? लेकिन जंगल ने कोई जवाब नहीं दिया। बस पेड़ों की पत्तियों में हवा की सरसराहट और कहीं दूर से आती हुई सियार की हुआ। मैंने ट्रक की बॉडी में झांक कर देखा, सीटें खाली थीं। बाहर निकला, टॉर्च ढूंढी, लेकिन बैटरी इतनी कमजोर थी कि रोशनी कुछ ही फीट तक जाती थी। अंधेरे के उस अथाह कुएं में टॉर्च की किरण किसी बच्चे की तीलियों जैसी लग रही थी। फिर अचानक मेरे कानों में वही गुनगुनाहट गूंजी, वही लोरी, लेकिन इस बार साफ था कि यह आवाज बहुत दूर से नहीं, बल्कि बिल्कुल पास से आ रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। ट्रक से कुछ ही कदम दूर एक पुराना जर्जर कुआं था। उसकी जगह टूटी हुई थी और चारों तरफ जंगली घास उगी थी, और वहीं से आवाज आ रही थी। मैं ठिठक गया। मेरे पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली। उस कुएं की तरफ देखना भी मुश्किल था, लेकिन आवाज लगातार वहीं से उठ रही थी। फिर कुएं से अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा, मदन। इस बार वो आवाज मनीष की थी। मैंने घबराकर कुएं में झांकने की कोशिश की, लेकिन भीतर अंधेरा ही अंधेरा था। पानी की जगह सिर्फ गहरी काली परछाइयां, और उन परछाइयों में मुझे कई हाथ लहराते दिखे। हाँ दोस्तों, कई हाथ, जैसे सैकड़ों लोग उस कुएं में डूबे हुए हों और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। उनकी चीखें हवा में गूंजने लगी। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अचानक कुएं से एक सफेद आकृति उभरी। वही औरत, वही चुड़ैल। उसके बाल पानी की तरह भीगे हुए थे और टप टप करती बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा डरावनी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, जिसे ढूंढ रहा है वो अब मेरे साथ है। मैं कांपते हुए चिल्लाया, मनीष कहाँ है? उसे छोड़ दे। वो औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी लंबी और खींची हुई थी कि लगा पूरा जंगल उसी में डूब जाएगा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, ये जंगल मेरा है, ये कुआं मेरा है। जो इसमें गिरा वो कभी वापस नहीं आया। तुम्हारा खलासी अब कभी तुम्हें नहीं मिलेगा। उसके इतना कहते ही मुझे कुएं से पानी की जगह खून बहता दिखाई दिया। लाल गाढ़ा बदबूदार खून, जिसमें डूबे हुए सड़े गले चेहरे मुझे घूर रहे थे। मेरी रूह कांप गई, और तभी वो औरत अचानक मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मैंने उसका चेहरा साफ देखा। दोस्तों, वो चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। उसकी नाक और होंठ झुलसकर काले पड़ चुके थे। वो फुसफुसाई, मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन मुझे धोखा दिया गया, जिंदा जलाया गया और इस कुएं में फेंक दिया गया। अब यहां आने वाला कोई भी मेरी कैद से बाहर नहीं जा सकता। उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन अचानक दलदल में बदल गई। मैं उसमें धंसने लगा। जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही गहराई में जाता। वो औरत वहीं खड़ी रही और उसकी आंखें मेरे दिल को चीर रही थीं। मैंने हिम्मत करके पूरी ताकत से चिल्लाया, जय हनुमान। और अचानक सब कुछ रुक गया। दलदल गायब हो गया। कुआं वहीं था, लेकिन उसमें सिर्फ सन्नाटा। खून की जगह फिर से काला अंधेरा, लेकिन चुड़ैल अब गायब थी। मैं हांफता हुआ वहीं बैठ गया। मेरी टॉर्च गिर चुकी थी। चारों तरफ घुप अंधेरा, और सबसे बड़ी बात, मनीष का कोई नामो निशान नहीं। मैंने खुद से कहा, मदन, हिम्मत रख, तू ड्राइवर है। सैकड़ों रातें काटी हैं तूने, लेकिन ये रात अलग है। ये रात तुझे निकल जाएगी अगर तूने हिम्मत छोड़ी। मैंने ट्रक की तरफ देखा। उसकी हेडलाइट टूटी पड़ी थी, शीशे चटक चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक भी डर के बोझ तले टूट चुका हो। और तभी मेरे कानों में आवाज आई, भैया, मदन भैया, बचाओ। मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा। वो मनीष की आवाज थी। वो आवाज कुएं से नहीं आ रही थी, बल्कि जंगल की गहराई से आ रही थी। मेरे कदम अपने आप उठने लगे। मैं टॉर्च हाथ में लेकर उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। पत्तों की सरसराहट, पैरों के नीचे टूटती टहनियों की छटक और उस पर भारी सन्नाटा, ये सब मिलकर मेरी रूह कंपा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद मुझे सामने एक खुला मैदान दिखा। वहां एक पुराना खंडहर जैसा घर था। उसकी दीवारें खाई से भरी थीं, छत आधी टूटी हुई और दरवाजा टेढ़ा लटक रहा था। आवाज अब उसी घर के अंदर से आ रही थी, भैया, मैं यहां हूं। मैं अंदर गया। दोस्तों,
अंदर की हवा सड़ी हुई लाश जैसी बदबूदार थी। दीवारों पर काले काले धब्बे जैसे खून के हों, कोनों में जाले और धूल। मैं धीरे धीरे बढ़ा। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी। वहां कोयले से कुछ लिखा हुआ था, बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, यहां कोई नहीं बचता। मेरा दिल जोर से धड़का और तभी कमरे के कोने से मनीष बाहर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था, आंखें खोखली और होंठ सूखे, लेकिन वो सच में वही था। भैया, वो कांपती आवाज में बोला। वो मुझे पकड़कर यहां लाई थी, लेकिन मैं भाग आया। मैं भागकर उसके पास गया और उसे पकड़ा। चल, यहां से निकलते हैं। लेकिन तभी मनीष ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगीं। वो मुस्कुराया। तू सच में सोचता है मैं तेरा मनीष हूं? दोस्तों, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज बदल गई। अब वो मनीष की आवाज नहीं थी, वो वही औरत की आवाज थी। और तभी पूरा घर हिलने लगा, दीवारें दरकने लगीं, खिड़कियों से तेज हवा अंदर घुसने लगी और उसी हवा के साथ कई चीखें गूंजने लगीं। मुझे लगा जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ चीख रही हों। मनीष की शक्ल धीरे धीरे पिघलने लगी। उसका चेहरा काला होता गया, आंखें खून से भरने लगी और कुछ ही पल में मेरे सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। वो चीखी, क्यों आया मेरे जंगल में? यहां से कोई नहीं जाता। मैंने कांपते हुए पूछा, तू कौन है और तू हमसे क्या चाहती है? वो अचानक शांत हो गई। उसकी आंखों में एक दर्द उभरा। उसने धीरे से कहा, मैं इंसान थी, इस गांव की। मेरा नाम गौरी था। मुझे धोखा मिला, जिंदा जला दिया गया और इस कुएं में फेंक दिया गया। तब से हर आने वाला यहां मेरी कैद का हिस्सा बन जाता है। मैंने सुना और दोस्तों, मेरी सांसें रुक गईं। ये कोई साधारण भूत नहीं थी, ये बदले की आग में जलती आत्मा थी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं अब भी वहीं खड़ा सुन रहा था, क्योंकि अगले ही पल वो मुस्कुराई और बोली, अब तू भी मेरी कहानी का हिस्सा बनेगा। इतना कहते ही उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। मैं छटपटाने लगा, लेकिन उसकी ठंडी उंगलियां मेरी सांसें रोक रही थीं। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने होंठ हिलाए और हांफते हांफते बोला, जय बजरंगबली। जैसे ही ये शब्द निकले, एक तेज झटका हुआ। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं खांसते हुए हवा के लिए तड़प रहा था। चुड़ैल मेरी तरफ घूर रही थी। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वो चीखी, मंत्र मुझ पर नहीं चलता, ये जंगल मेरा है, यहां सिर्फ मेरी ताकत चलेगी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि दीवारें हिल गईं और छत से धूल झड़ने लगी। खंडहर जैसा घर और भी दरकने लगा। मैंने मौका देखकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने पूरी ताकत से धक्का मारा, लातें मारी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। पीछे से उसकी हंसी गूंजी, भागकर कहां जाएगा? तेरा भाग्य अब यहीं लिखा जाएगा। मैं थक कर दीवार से टिक गया। मेरी टॉर्च अब भी हाथ में थी। मैंने कांपते हुए रोशनी को चारों तरफ घुमाया और तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर कोयले से कई निशान बने थे, हाथों के निशान, छोटे बड़े, जैसे किसी ने बार बार खून में भीगे हाथ वहां मारे हों। और उनके बीच एक वाक्य लिखा था, गौरी को इंसाफ दो वरना कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, मेरी रूह कांप गई। गौरी, वही नाम जो चुड़ैल ने लिया था। तो ये औरत सच में कभी इंसान थी। उसे धोखा मिला था। उसे जिंदा जलाकर इस कुएं में फेंक दिया गया था। मेरे दिमाग में सवाल गूंजने लगे, किसने उसे जलाया? क्यों? और वो इस जंगल में कैद क्यों है? अचानक मेरे कानों में फिर से आवाज आई, भैया, मदन भैया। मैं चौंका। ये मनीष की आवाज थी। मैंने चारों तरफ देखा। कोने में एक टूटी हुई सीढ़ी थी जो तहखाने की तरफ जाती थी। आवाज वहीं से आ रही थी। मैं नीचे उतरने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमराती और नीचे अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। टॉर्च की हल्की रोशनी मुश्किल से सामने का रास्ता दिखा रही थी। नीचे पहुंचते ही मुझे एक कमरा मिला। वहां मिट्टी पर कई पुराने बर्तन, राख और जल चुके कपड़े पड़े थे, जैसे किसी को सच में यहां जलाया गया हो। और कमरे के बीच में मनीष पड़ा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। मैं दौड़कर उसके पास गया, कपड़ा खोला और बांध काटे। मनीष, तू जिंदा है? वो हांफते हुए बोला। भैया, वो हमें यहां हमेशा के लिए फंसा लेगी। भाग चलो। मैंने उसे उठाया, लेकिन तभी
दीवार पर लटकता हुआ एक पुराना दर्पण मेरी नजर में आया और दोस्तों, जब मैंने उस दर्पण में झांका तो मेरी सांस रुक गई, क्योंकि दर्पण में मैं और मनीष नहीं थे। वहां बस वही औरत खड़ी थी, जलती हुई, झुलसा हुआ चेहरा, सफेद आंखें और उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं जो चीखते हुए हाथ हिला रही थीं। मैं घबराकर पीछे हटा। दर्पण जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। उसी पल पूरा तहखाना गूंज उठा। औरत की आवाज हर कोने से आई, मेरी कहानी जाने बिना कोई नहीं बच सकता। वो आवाज जो हर कोने से गूंज रही थी, हमें घेर रही थी। मेरी कहानी जाने बिना कोई नहीं बच सकता। मैंने कांपती आवाज में कहा, गौरी, तू चाहती क्या है? सन्नाटे को चीरते हुए धीरे धीरे दीवार पर परछाइयां उभरने लगी, पहले धुंधली, फिर साफ, और वहां जो दिखाई दिया उसने मेरी रूह हिला दी। दीवार पर जैसे किसी ने चलचित्र चला दिया हो। आग की लपटें उठीं और उसमें औरतों की चीखें। भीड़ एक औरत को घसीटते हुए ला रही थी। वही गौरी थी, जिंदा लेकिन चीखों से टूटी हुई। उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भीगा था। भीड़ उसे कुएं के पास ले आई। औरतें चिल्ला रही थीं, ये अपशकुनी है, गांव में महामारी इसी की वजह से आई है। पुरुषों ने आग जलाई और उसे घसीटकर उस जलती लकड़ी के ढेर पर फेंक दिया। गौरी चीख चीख कर रहम की भीख मांग रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसके चीखते हुए शरीर को जलाकर कुएं में फेंक दिया गया और उसी पल दीवार पर वो दृश्य गायब हो गया। मैं और मनीष पत्थर जैसे खड़े रह गए। अब हमें सब समझ आ रहा था। ये सिर्फ भूतनी नहीं, ये इंसाफ मांगती आत्मा थी। मनीष कांपते हुए बोला, भैया, इसे गांव वालों ने ही मारा था और जब तक इसका बदला पूरा नहीं होगा ये सबको मारती रहेगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल और गूंज रहा था, अगर ये सच था तो इतने सालों में इस जंगल से गुजरने वाला हर इंसान क्यों गायब हुआ? तभी तहखाने की दीवार खुद ब खुद दरकने लगी, ईंटें गिरने लगी और उनके पीछे से कई चेहरे झांकने लगे। वो चेहरे इंसानी नहीं थे, सड़े गले, खोखली आंखों वाले और टेढ़े मेढ़े दांतों से भरे। वो सब एक साथ चीखने लगे, हम भी फंस गए थे, अब तुम भी नहीं बचोगे। मैं और मनीष ने डर के मारे भागना शुरू किया। किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और खंडहर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही हमें लगा शायद अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन तभी सामने जंगल में पेड़ों की कतारों के बीच हमें कुछ दिखा। सैकड़ों सफेद साड़ियां, हाँ सैकड़ों औरतें, सब गौरी जैसी, लंबे खुले बाल, झुलसे चेहरे और सफेद आंखें। वे सब हमें घूर रही थीं। मनीष चीख पड़ा, भैया, ये अकेली नहीं है, ये तो पूरी फौज है। और सच कहूं, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी अकेली नहीं थी, उसके साथ उन सब की आत्माएं थीं जो इस जंगल में मारे गए, जो कुएं में खींच लिए गए और जो कभी वापस नहीं लौटे। सबकी आंखें हम पर थीं और तभी सबसे आगे खड़ी गौरी ने कहा, हमारी आग अब तुम्हें भी जलाएगी। जब तक मेरा श्राप पूरा नहीं होगा कोई नहीं बचेगा। भैया, हमें यहां से भागना होगा, वरना ये हम दोनों को भी निगल जाएंगी। मैंने भी हिम्मत बटोरी और उसका हाथ पकड़कर जंगल की तरफ भागा। लेकिन अजीब बात यह थी कि पेड़ और घना होते जा रहे थे। जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता अब दिखाई ही नहीं दे रहा था। आगे बढ़ते तो पीछे का रास्ता गायब हो जाता, बाएं मुड़ते तो दाएं तरफ वही पेड़ों की दीवार खड़ी होती। मनीष चीख पड़ा, भैया, ये जंगल बदल रहा है, ये हमें बाहर ही नहीं जाने देगा। हमने पूरी ताकत लगाकर भागना जारी रखा। पैर कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद हमें दूर एक झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ट्रक की हेडलाइट हो। मेरे दिल में उम्मीद जागी, शायद कोई और ट्रक ड्राइवर आया है, शायद मदद मिल जाए। हम दोनों दौड़ते हुए उस रोशनी की तरफ पहुंचे। लेकिन दोस्तों, जब पास पहुंचे तो मेरी रूह कांप गई। वो रोशनी मेरे अपने ट्रक की थी। हाँ, वही ट्रक जिसे मैंने कुएं के पास छोड़ा था, लेकिन अब वो ट्रक जला हुआ था। काली धुएं की लपटें उठ रही थीं, टायर पिघले हुए थे और शीशे खून से सने हुए। मनीष की सांस अटक गई। भैया, ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसे यहां छोड़ा ही नहीं था। मैंने उसे खींचकर चुप कराया, लेकिन अंदर से मैं भी कांप रहा था। और तभी
ट्रक के ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब रोशनी ने चेहरा साफ किया तो मेरी टांगें सुन्न पड़ गईं। ड्राइवर सीट पर मैं खुद बैठा था। हाँ दोस्तों, मेरा ही जला हुआ शरीर, खून से सना चेहरा और खाली आंखें। वो दूसरा मैं धीरे धीरे मुस्कुराया और फुसफुसाया, तू सोचता है तू अब भी जिंदा है? इस जंगल में कोई जिंदा नहीं रहता। मनीष चीख पड़ा और मेरे पीछे छिप गया। मैंने कांपते हुए आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा आंखें खोली तो ड्राइवर सीट खाली थी। ट्रक अब भी जल रहा था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। मुझे समझ आ रहा था, ये जंगल सिर्फ हमें डराने की जगह नहीं था, ये हमारी आत्मा के साथ खेल रहा था। हमें हमारी ही मौत दिखाकर हमें धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रहा था। हमने ट्रक से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से चीखों का शोर उठा। वो सैकड़ों औरतें सफेद साड़ियों में अब हमारी तरफ बढ़ रही थीं। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थीं। उनकी आंखें सिर्फ हमें घूर रही थीं। गौरी सबसे आगे थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का अजीब मिला-जुला भाव था। वो बोली, भागना बंद कर दो, यहां से कोई नहीं निकलता, तुम्हारी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। मैंने कांपते हुए कहा, अगर तुझसे इंसाफ हुआ है तो हमें क्यों मारना चाहती है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा? वो चुप रही। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। फिर उसने हाथ उठाया और उसी पल पूरा जंगल जलने लगा। पेड़ों पर आग भड़क उठी, जमीन से धुआं उठने लगा और हमें लगा जैसे हम नरक में खड़े हों। मनीष रो पड़ा, भैया अब हम नहीं बचेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और कसकर उसका हाथ पकड़ा। नहीं, जब तक सांस है मैं कोशिश करूंगा। हमें बाहर निकलना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन दोस्तों, अंदर से मुझे भी यकीन नहीं था कि हम सच में यहां से निकल पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये जंगल अब हमें पूरी तरह निगलने को तैयार था। लेकिन तभी उस शोर के बीच एक धीमी सी आवाज मेरे कानों में आई, इंसाफ। मैंने चारों तरफ देखा। वो आवाज आग से नहीं, धुएं से नहीं, बल्कि मेरे भीतर से गूंज रही थी। गौरी सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह इस बार दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो बोली, मैं निर्दोष थी, मुझे जिंदा जलाकर कुएं में फेंक दिया गया। जब तक मेरी आत्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये जंगल हर आने वाले को निगल जाएगा। मैंने कांपते हुए पूछा, इंसाफ कैसे मिलेगा? हम क्या कर सकते हैं? गौरी धीरे धीरे करीब आई। उसकी आंखें चमक उठी। मेरे हथियारों की संतानों का खून इस मिट्टी में गिरना चाहिए, तभी ये आग बुझेगी। दोस्तों, मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। मतलब वो चाहती थी कि हम किसी को मारें। मनीष घबराकर बोला, भैया ये तो पागल है, हम किसी निर्दोष को कैसे मार सकते हैं? लेकिन तभी गौरी ने मेरी आंखों में देखा और फुसफुसाई, तेरा खून भी उतना ही पवित्र है जितना उनका। अगर तू अपनी जान दे दे तो भी ये श्राप टूट जाएगा। ये सुनकर मेरी सांस अटक गई। मतलब या तो मैं किसी और की जान लूं या अपनी। मनीष मेरे हाथ पकड़कर रोने लगा। नहीं भैया, तू ऐसा मत सोच, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन दोस्तों, मैं जानता था अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। जंगल हर तरफ से बंद हो चुका था। पेड़ झलकर गिर रहे थे और औरतों की चीखें आसमान चीर रही थीं। मैंने मनीष की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मनीष, अगर मेरी कुर्बानी से तू बच सकता है तो ये सौदा बुरा नहीं है। तू मेरी जगह अपनी जिंदगी जिएगा। बस इतना वादा कर कि मुझे कभी मत भूलना। मनीष चीख पड़ा, नहीं भैया, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैंने उसे धक्का दिया और आगे बढ़ गया। मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, गौरी ले ले मेरी जान और इस जंगल को छोड़ दे। दोस्तों, उसी पल एक तेज हवा का झोंका उठा। आग शांत होने लगी। औरतों की चीखें रुक गईं। सब कुछ जैसे थम गया। गौरी मेरे सामने आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने ठंडे हाथ मेरे सीने पर रखे। तेरी कुर्बानी मुझे मंजूर है। मुझे लगा जैसे मेरी धड़कन रुक गई हो। शरीर सुन्न पड़ गया, सब कुछ अंधेरा। लेकिन अगले ही पल मैंने महसूस किया कि मैं अब भी सांस ले रहा हूं। मैंने आंखें खोली। जंगल साफ था, आग बुझ चुकी थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था और मेरे पास खड़ा था मनीष, जिंदा, रोता हुआ। लेकिन गौरी और उसकी फौज गायब हो चुकी थी। हम दोनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकले। इस बार रास्ता साफ था,
जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो मुझे यकीन हो गया गौरी का श्राप टूट चुका था। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी सन्नाटा था, क्योंकि मैंने अपनी जान तो दी थी, फिर मैं जिंदा कैसे था? क्या सच में गौरी ने मुझे बख्श दिया था, या फिर मेरी आत्मा अब भी उसी जंगल का हिस्सा बन चुकी है? दोस्तों, ये सवाल आज तक मेरे मन में है। कभी कभी रात में ट्रक चलाते हुए पीछे की सीट पर हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई और भी सफर कर रहा हो मेरे साथ। शायद गौरी अब भी मेरे साथ है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया। कुछ ऐसा जो मैं महसूस तो कर रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। पहली चीज थी ट्रक का रेडियो। हमने कभी उसे ऑन नहीं किया, लेकिन अचानक रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। आवाज में फुसफुसाहट थी, मदन, मनीष, तुमने मुझे छोड़ा नहीं। हम दोनों एक साथ पीछे मुड़े। ट्रक की खाली सीट पर कोई नहीं था। मनीष ने कांपते हुए कहा, भैया, ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसे छोड़ दिया था। लेकिन मैं जानता था कि जंगल सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो जगह अब हमारे साथ थी। और तभी पीछे की सीट पर हल्की सी सरसराहट हुई। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई। खाली सीट, लेकिन अगले ही पल टॉर्च की रोशनी में मुझे देखा छाया, एक लंबी सफेद साड़ी वाली छाया जिनके बाल हवा में तैर रहे थे। मनीष ने जोर से चीख मारी, भैया, वो अभी भी हमारे साथ है। मैंने दिल कसकर कहा, शांत हो मनीष, हमें इसे अब पहचानना होगा। हमें डर के आगे नहीं झुकना है। लेकिन दोस्तों, डर सिर्फ शुरुआत थी। हमने रास्ता बदला, गांव की ओर बढ़े, लेकिन सड़क के हर मोड़ पर वही सफेद छाया दिखाई देती रही, कभी पेड़ों के पीछे, कभी ट्रक के शीशों में। और फिर सबसे भयानक घटना हुई। ट्रक का गियर अपने आप चला, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मनीष चीख रहा था, मैं स्टीयरिंग पकड़कर संघर्ष कर रहा था, और पीछे से आवाज आई, तुमने मेरी कहानी सुनी, अब तुम मेरी दुनिया में हो। उस पल मुझे समझ आया कि गौरी का श्राप केवल उस जंगल तक सीमित नहीं था, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हमारे हर कदम पर, हर सफर में वो अब हमारे साथ थी। मनीष ने मुझे देखा, आंखों में डर और हिम्मत दोनों। भैया, अब क्या करेंगे? मैंने ठान लिया, जो भी हो अब हमें सामना करना होगा। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये ट्रक हमारी जिंदगी है और हम इसे बचाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं अब भी जानता हूं, गौरी की आत्मा कहीं भी, कभी भी हमारे पीछे फुसफुसा सकती है, और शायद ये सफर सिर्फ शुरुआत थी। मैंने मनीष से कहा, मनीष, अब डरने का कोई फायदा नहीं। अगर इसे हमेशा के लिए खत्म करना है तो अब सामना करना पड़ेगा। मनीष कांपते हुए बोला, भैया, क्या हम ये कर सकते हैं? वो इतनी ताकतवर है। लेकिन मैं जानता था कि अब कोई रास्ता पीछे नहीं है। हमने ट्रक रोक दिया, जंगल के सबसे घने हिस्से में, जहां पहले हम घबराकर भागते थे। अब हमने ठान लिया कि आखिरी बार गौरी का सामना करेंगे। गौरी, मैंने जोर से आवाज लगाई, हम तैयार हैं। अब चाहे जो हो, हम डर नहीं लेंगे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम तुम्हारे हथियारों का बदला नहीं लेंगे, बस तुम्हें शांति चाहिए। पहले तो सन्नाटा था, फिर धीरे धीरे हल्की हवा चली और सामने एक सिलहूट उभर गया। गौरी जलती हुई, झुलसी हुई, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द और उदासी थी। वो बोली, काफी हुए पीछा और डर। मैंने अपने हथियारों को देखा और बदले की आग में जलकर शांति नहीं पाई। अब मैं चाहती हूं केवल शांति। मैंने हिम्मत करके कहा, तो फिर हम तुम्हें डराकर या मारकर इंसाफ नहीं देंगे। हम तुम्हारे श्राप को खत्म करने में मदद करेंगे। हमें बताओ क्या करना है। गौरी धीरे धीरे पास आई। उसकी हाथों में आग नहीं थी, बस ठंडी हवा बह रही थी। उसने अपने हाथ हमारे सिरों पर रखे। सच्चाई स्वीकारो, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो भी तुम्हें डराएगा उसके सामने मत झुको। अगर तुमने दिल से माफ कर दिया तो मेरा श्राप टूट जाएगा। हमने आंखें बंद करके पूरी ताकत से कहा, हम डर को नहीं मानेंगे, हम माफ करते हैं, और अब हम तुम्हें शांति देंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, हवा शांत हो गई। सारे जंगल की आग बुझ गई। सारे भूत, आत्माएं, हर चीखें सब गायब हो गई। गौरी ने एक हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे उसकी साड़ी हवा में घुल गई। उसकी आत्मा अब मुक्त थी। मैंने मनीष को देखा, वो आंसुओं में भीग गया था। भैया, सच में शांति हो गई। मैंने ट्रक चालू किया। अब सड़क साफ थी, कोई आवाज नहीं, कोई छाया नहीं। जंगल अब बस जंगल था, न कोई भूत, न कोई डर,
मैं आज भी कभी कभी सोचता हूं, शायद हमारी हिम्मत और हमारी इंसानियत ने ही गौरी की आत्मा को मुक्त किया, और शायद डर के सामने झुकना ही सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो जंगलों में छुपे रहस्य हैं वो हमेशा सच्चाई और साहस की परख करते हैं। मदन और मनीष की यह कहानी खत्म हुई, लेकिन याद रखिए, असली डर हमेशा हमारी हिम्मत के भीतर छुपा होता है।